Assalamu alaikum students. I'm Sidra Jameel. First of all, as I always ask to you that how are you people? Please take care of yourself during these days. Stay home and stay safe. So we are discussing chapter number 5 and the topic of today is significance of meiosis. As you know that significance means importance. ठीक है, जैसे हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया था, सो आई टोल्ड यू कि सिग्निफिकेंस मींस इम्पोर्टेंस, और किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस हमें उस वक्त तक पता नहीं चलती जब तक कि उसकी एब्सेंस ना हो. ठीक है, सो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मियोसिस जो है वो कहाँ कहाँ क्या क्या रोल प्ले करती है, और इसके अलावा कि अगर मियोसिस प्रॉपरली ना हो मींस अगर उसमें एरर्स आ जाएं तो कौन कौन से मसले हो सकते हैं. ठीक, सो अगर इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो सबसे पहले हम कहेंगे 1890 में एक साइंटिस्ट था ऑगस्ट वाइजमैन. ऑगस्ट वाइजमैन ने एक्चुअली इसकी सिग्निफिकेंसेस को डिस्कवर किया था. उसने पता चलाया था कि ये मियोसिस जो है वो एक्चुअली कहाँ कहाँ पे क्या क्या रोल प्ले करती है. ठीक है, जैसे कि उसने कहा कि इसके दो मेजर रोल्स हैं, रिप्रोडक्शन में और इनहेरिटेंस में. सो एक जो रिप्रोडक्शन का रोल है वो तो हमें पता है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए गैमीट फॉर्मेशन करवाना जो है वो मियोसिस का काम होता है. लेकिन आपने मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में देखा था कि सिर्फ जो है वो इसका काम क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना नहीं होता, बल्कि इसका एक्चुअली काम जो है वो वेरिएशन लाना भी होता है. सो हम ये कहेंगे कि रिप्रोडक्शन में जो ये रोल प्ले करती है वो है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, यानी अगर 46 क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स का, सो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी यही क्रोमोसोम का नंबर रहना चाहिए. लेकिन अगर मियोसिस नहीं होगी तो नेक्स्ट जनरेशन में 46 का नंबर नहीं आएगा. ठीक है, इसलिए ये मैं आगे चल के आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ये किस तरह से क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मेंटेन करती है. दूसरी बात उसने ये बताई थी कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो इस इनहेरिटेंस में, इस कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है कि हम ये कहते हैं कि एक ही पेरेंट पेयर से हम 3 से 4 बहन भाई जो है वो पैदा होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक दूसरे से मुशाबहत तो रखते हैं. ठीक है, यानी देखने में पता चलता है कि हाँ ये लोग बहन भाई हैं, लेकिन वो फुली फॉर्म में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते. जैसे ट्विन्स होते हैं ना, तो बिल्कुल हम अगर 3 बहन भाई हैं या 4 बहन भाई हैं तो हम चारों के चारों डिक्टो कॉपी नहीं होते, हमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन. सो दो इसके मेन काम है, एक तो क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करना और दूसरा वेरिएशंस को प्रोड्यूस करना. ठीक है, तो ये दोनों को हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड यू कैन से बहुत मजे का ये. और नेक्स्ट है हमारे पास एरर्स इन मियोसिस, जो अभी मैंने आपको बताया कि जब तक हम किसी भी चीज़ का इम्पॉर्टेंस उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक कि हम उसकी एब्सेंस को डील ना करें. सो जो एब्सेंस है इसमें वो है एरर्स इन मियोसिस, यानी अगर मियोसिस प्रॉपरली नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम आएंगी. ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मियोसिस जो है वो डिफरेंट तरह से क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करवाती है. जैसे कि हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में ये किस तरह से काम करेगी, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से काम करेगी. हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में फंजाई और प्रोटोजोन्स टॉप ऑफ द लिस्ट है, इनमें किस तरह से गैमीट फॉर्मेशन होगी, और फिर प्लांट्स में किस तरह से गैमीट फॉर्मेशन होगी. एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए मियोसिस जो है वो गैमीट फॉर्मेशन कराती है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कराती है. लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस नहीं होती. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कि उसके जो मदर सेल है उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है, वो नंबर डिसाइड करेगा कि गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होगी या माइटोसिस होगी.
अभी आई नो आपको ये बात थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन आगे चल के जैसे मैं आपको ये तीनों चीज़ें बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि प्लांट में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ह्यूमन बीइंग में किस तरह से होगी जी, मेल और फीमेल हमारे पास दो पेरेंट्स मौजूद हैं और वन बाय वन जो है इन्होंने बनाने हैं अपने गैमीट्स, ठीक है। सो मेल में आपको पता है स्पर्म की प्रोडक्शन होती है और फीमेल में जो है वो है एग की प्रोडक्शन होती है। गैमीट मदर सेल आप कह सकते हैं वो सेल्स हैं जिन्होंने आगे चल के स्पर्म्स बनाने हैं, ठीक है। ये गैमीट मदर सेल्स हैं हमारे पास। अब जो प्रोसेस ये करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज मियोसिस, ठीक है। मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये सारा प्रोसेस करके जो नया सेल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्पर्म, ठीक है। अब इस स्पर्म ने आगे चल के फ्यूज करना है। अब जिस सेल के साथ इसने फ्यूज करना है वो फीमेल ने बनाना है एक्चुअली। सो फीमेल में भी गैमीट मदर सेल्स होते हैं, वो मियोसिस करते हैं और एग सेल बनाते हैं। फिर ये स्पर्म और एग सेल फ्यूज करते हैं और बना लेते हैं जाइगोट। अब इस सारे सिनेरियो में जो गैमीट मदर सेल्स होते हैं दैट आर डिप्लॉइड, ठीक है, उनमें क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, 46 है। और जो एग और स्पर्म बने हैं वो हैप्लॉइड हैं, यानी उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, 23 एंड 23। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं जाइगोट बनाते हैं तो दोबारा से वो डिप्लॉयड नंबर जो है वो मेंटेन हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट chromosomal number can be maintained with the help of meiosis in human beings. नेक्स्ट है हमारे पास हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो हैप्लॉइड का मतलब मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया है कि हैप्लॉइड का नंबर मतलब होता है जिनके पास क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो, 1n हो, ठीक है। सो इनमें हमारे पास फंजाई शामिल हैं और प्रोटोजोन्स शामिल हैं। ये दो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ऐसा है जिनमें कि क्रोमोसोम का नंबर ऑलरेडी हाफ होता है। सो अगर ये मियोसिस करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर मजीद हाफ नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास चलिए 46 वाला ही नंबर ले लेते हैं, वैसे इनका क्रोमोसोमल नंबर चेंज होता है। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल फंजाई के पास 23 नंबर है क्रोमोसोम का और वो हाफ करेगी तो वो तो 11 पॉइंट समथिंग में बात नहीं चली जाएगी। तो क्रोमोसोम तो कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं ला सकते ना, ठीक है। सो कीप इन माइंड के हैप्लॉइड को मजीद हैप्लॉइड नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मियोसिस, ठीक है। गैमीट बनाने के लिए फिर इनको जिस सेल डिवीजन का सहारा लेना पड़ेगा दैट विल बी माइटोसिस। यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि हर ऑर्गेनिज्म में मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती। It depends upon the number of chromosome in the gamete mother cell, ठीक है। जो फंजाई और प्रोटोजोन की मदर सेल्स हैं उनमें ऑलरेडी वो हैप्लॉइड हैं, क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, इसलिए मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस हेल्प करेगी फॉर द गैमीट फॉर्मेशन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्लांट्स में भी गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस नहीं होती, ठीक है। मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन से पहले एक प्रोसेस में काम करती है और ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें अक्सर जो है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्क्राइब करें। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगी वो एक डायग्राम से समझाऊंगी, उसको अगर आप समझ लें तो इसको डिस्क्राइब करना इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये 10th क्लास में भी आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसको गौर से समझिएगा। 2 जनरेशन्स हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि 2 जनरेशन्स जो है वो एक दूसरे को ऑल्टरनेट करेंगे, यानी एक जनरेशन के बाद दूसरी और दूसरी के बाद फिर से पहली जनरेशन आ जाए, ठीक है। सो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता ही रहता है। 2 जनरेशन्स के नाम है हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमीटोफाइट जनरेशन। फाइट का मतलब प्लांट होता है, ठीक है। सो ये प्लांट से रिलेटेड है इसलिए फाइट का इजाफा कर दिया इन्होंने। और स्पोरोफाइट जनरेशन वो जनरेशन है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसका नाम स्पोरोफाइट है। और गैमीटोफाइट जनरेशन के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये गैमीट प्रोड्यूस करती है इनसाइड द प्लांट बॉडी।
ठीक है। अब स्पोरोफाइट जनरेशन में चूंकि ये डिप्लॉइड है और गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, सो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड की तरफ जाने के लिए कौन सी डिवीजन करनी पड़ेगी? मियोसिस, ठीक है। सो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है और स्पोर्स बनते हैं। अब चूंकि मियोसिस हुई है तो ये 1n हो जाएंगे। अब ये स्पोर्स जो हैं ये ग्रो करेंगे, ठीक है, ग्रो करके ये गेमेटोफाइट जनरेशन बनाएंगे। सो आपको मैंने बताया है कि जहाँ पे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नाम आए तो आंखें बंद करके आपने वहाँ पे लिख देना है कि वहाँ पे कौन सी डिवीजन हो रही है? माइटोसिस, ठीक है। सो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बने, स्पोर्स ने माइटोसिस की और गेमेटोफाइट जनरेशन बना दी। अब ये जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ये हैप्लॉइड है, कीप इन माइंड, ये हैप्लॉइड है, इसने गैमीट बनाने हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, एक ही जगह पे बन रहे हैं। सो इसमें हैप्लॉइड से ही हैप्लॉइड गैमीट बन रहे हैं, तो कौन सी डिवीजन करना पड़ेगी? माइटोसिस। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि प्लांट्स में गैमीट फॉर्मेशन के लिए माइटोसिस क्यों होती है, यहाँ ये पूछ लेते हैं कि कौन सी डिवीजन होती है और क्यों होती है, तो आपने कहना है माइटोसिस होती है। क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉइड स्पोर से बनती है गेमेटोफाइट जनरेशन, और ये खुद चूंकि हैप्लॉइड होती है, सो हैप्लॉइड गैमीट बनाने के लिए इसे माइटोसिस करना पड़ती है, ठीक है। सो ये मेल गैमीट स्पर्म्स, ये फीमेल गैमीट एग, ये दोनों फ्यूज किए तो जाइगोट बन गया और दोबारा से जो है वो नंबर डिप्लॉइड हो गया, ठीक है। अब इसने भी ग्रो करना है और दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बना लेनी है। सो ग्रो करने के लिए अगेन क्या चाहिए? माइटोसिस, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। वैसे ये जनरेशन्स जो हैं, जो मैं अभी सिंबलाइज करने वाली हूँ, ये एग्जैक्ट ये नहीं होती, इनमें डिफरेंस होता है, डिफरेंट बॉडीज होती हैं जो कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट कहलाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, याद रखने के लिए बता रही हूँ कि स्पोरोफाइट को आप जहन में रख लें कि ये एक प्लांट है या फिर ट्री है, ठीक है, और जो गेमेटोफाइट है वो एक फ्लावर है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सबसे जरूरी बात कि स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के बगैर कुछ नहीं है और गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। सो स्पोरोफाइट जो है वो ऑल्दो इंडिपेंडेंट रह सकता है कभी, ठीक है, यानी उस पर अगर फ्लावर नहीं भी लगते तो वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है, लेकिन गेमेटोफाइट कभी भी सस्टेन नहीं रह सकता। यानी एक पौधा होगा तो उस पर फ्लावर होगा ना, फ्लावर अकेला नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। सो एक आपके पास ट्री है, उस ट्री में मियोसिस हुई और उस मियोसिस से स्पोर्स बन गए, ठीक है। ये स्पोर्स जो है वो ग्रो किए और गेमेटोफाइट यानी एक फ्लावर बन गया, ठीक है। इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, उन दोनों में माइटोसिस होती है और मेल पार्ट में क्या है आपके पास? स्पर्म बन गए, फीमेल पार्ट में एग बन गए और इन दोनों की फ्यूजन से जाइगोट यानी सीड बन गया, ठीक है। तो स्पोरोफाइट से फ्लावर बना, यानी ट्री पे एक फ्लावर, फ्लावर में सीड और सीड को सॉ किया तो दोबारा से प्लांट या ट्री बन गया। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीलियां, ठीक है। जो मैंने अभी आपको शुरू में बात कही कि 3 से 4 बहन भाई भी आपस में मुशाबहत तो रखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो एक दूसरे की डिक्टो कॉपी नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। और वो किस तरह से आती हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 को थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर नहीं आपको याद तो आप मेरी ये वीडियो निकाल के देख लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर में किस तरह से जो है वो वेरिएशंस लाई जाती हैं। उसके लिए ये डायग्राम भी आप देख लें, ये मैंने उस वीडियो में भी आपको दिखाई थी कि आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, ठीक है। ये 2 आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, ये एक डिफरेंट पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पे अटैच होती हैं उसको क्याज़मेटा कहते हैं। ये क्याज़मेटा जहाँ पे बनता है वहाँ पे ये एक दूसरे से अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेती हैं। सो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। सो अब आप देखिए, ना तो ये क्रोमोसोम अपनी असली हालत में है और ना ही ये क्रोमोसोम अपनी असली हालत में है, ये दोनों
चेंज हो चुके हैं, इनमें वेरिएशन आ चुकी है, ठीक है। सो इसी वेरिएशन को हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से रोल प्ले करेगी। सो अगेन मेल एंड फीमेल दो पेरेंट्स सेल है हमारे पास, गेमीट मदर सेल मेल में मियोसिस करेंगे और जो है वो वेरिएशंस लेके आएंगे, ठीक है। मियोसिस के दौरान वेरिएशंस हो गई ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, और जो स्पर्म बना अब वो अपने मदर सेल जैसा नहीं है, ठीक है। जैसा सेल जो है या जैसा क्रोमोसोम जो है वो मेल पैरेंट में मौजूद था, बिल्कुल वैसा क्रोमोसोम उसके स्पर्म में मौजूद नहीं है। अब इस स्पर्म ने फ्यूज करना है फीमेल सेल के साथ, तो फीमेल सेल की कहानी भी देख लेते हैं कि गेमीट मदर सेल उसमें भी होंगे, मियोसिस और वेरिएशंस लेके आएंगे वो भी, और एग सेल बनाएंगे। सो अब ये जो एग बना है ये भी बिल्कुल गेमीट मदर सेल जैसा नहीं होगा, यानी जैसा क्रोमोसोम मदर के सेल में मौजूद है, एक फीमेल के सेल में मौजूद है, बिल्कुल वैसा क्रोमोसोम उसके एग में मौजूद नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर या वेरिएशंस, ठीक है। अब ये एग और ये स्पर्म दोनों जो मिलेंगे और बनेगा जाइगोट, और वो जाइगोट बिल्कुल डिफरेंट होगा, ना तो वो बिल्कुल मेल जैसा होगा और ना ही वो बिल्कुल फीमेल जैसा होगा। इसीलिए कहते हैं ना, अच्छा तुम्हारी आंखें मामा जैसी हैं, तुम्हारे बाल बाबा जैसे हैं, तुम्हारी हाइट बाबा जैसी है और तुम्हारी रंगत मामा जैसी है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मिक्सचर बन जाता है, ना वो फुली फॉर्म में मेल जैसा होता है नेक्स्ट जनरेशन, और ना ही वो फुली फॉर्म में फीमेल मदर जैसा होता है, ठीक है। सो अब ये जो जाइगोट बना है वो सिर्फ डिप्लॉयड नहीं है, वो एक वेरिएंट है, ठीक है। एक नई चीज, एक नया मिक्सचर तैयार हो गया है जो कि अपनी फर्स्ट जनरेशन या फिलील जनरेशन जैसा नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। अब सबसे जो ज़रूरी टॉपिक है दैट इज़ एरर्स इन मियोसिस। क्या एरर्स आती हैं, क्या ऐसी आप कह सकते हैं गलतियां होती हैं कि मियोसिस जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। सो कीप इन माइंड कि जो मियोसिस में एरर होंगे वो सिर्फ इस जनरेशन में नहीं होंगे, उनका इतलाक नेक्स्ट जनरेशन पे भी होगा। सो जो एरर्स आते हैं वो एनाफेज के दौरान आते हैं। इनमें चूंकि दो एनाफेज होती हैं, एनाफेज 1 इन मियोसिस 1 एंड एनाफेज 2 इन मियोसिस 2। सो एनाफेज 1 में आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है कि क्रोमोसोम हैं जो कि ऑपोजिट पोल पे जा रहे हैं, और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि ऑपोजिट पोल पे जा रही हैं। सो यहीं पे एरर्स जो हैं वो आने के चांसेस होते हैं कि अगर एनाफेज 1 में प्रॉपर क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल पे नहीं जाएगा तो मसला हो सकता है। इसी तरह अगर एनाफेज 2 में प्रॉपरली ये सेपरेशन नहीं होगी तो भी मसला हो सकता है, ठीक है। सो इसमें एक बहुत ज़रूरी जो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए दैट इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब ये होता है प्रॉपर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये जो अभी पीछे मैंने आपको डायग्राम दिखाई उसमें अगर जिस तरह से वो प्रॉपरली सेपरेट हो रहे हैं ना, तो इस प्रॉपर सेपरेशन को एक्चुअली कहते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। अगर मेल और फीमेल पेरेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ये बहुत दफ़ा मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको ये सारा जो टॉपिक है वो एक जैसा रहे, एक जैसी डायग्राम्स होंगी, एक जैसा फ्लो चार्ट होगा, तो उसको याद रखना जो है वो इजी हो जाता है। मेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, गेमीट मदर सेल में। अब 2 बार मैं ये फ्लो चार्ट दिखा चुकी हूँ पहले, सो आपको ये पता होना चाहिए कि गेमीट मदर सेल कहाँ होंगे, स्पर्म कहाँ होगा, एग कहाँ होगा और फिर जाइगोट कहाँ बनेगा, ठीक है। सो ये गेमीट मदर सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये मियोसिस करता है ऑब्वियसली, और स्पर्म सेल बनाता है जिसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं 23। अब इसने फ्यूज करना है फीमेल सेल के साथ, तो फीमेल सेल की तैयारी में अगेन 46 क्रोमोसोम है उसके पास भी, गेमीट मदर सेल के पास मियोसिस होगी और एग सेल बनेगा विद 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये दोनों जब फ्यूज करेंगे और जो जाइगोट बनेगा दैट विल हैव 46 क्रोमोसोम। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिसजंक्शन कि डिप्लॉयड सेल्स ने हैप्लॉयड सेल्स बनाए प्रॉपर सेपरेशन के साथ। क्रोमोसोम भी प्रॉपरली सेपरेट हुआ एनाफेज 1 में, और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स भी प्रॉपरली सेपरेट हुए और हैप्लॉयड सेल्स बन गए।
इन हैप्लॉइड सेल की फ्यूजन की वजह से एक प्रॉपर डिप्लॉइड सेल हमारे सामने आ गया विद 46 क्रोमोसोम नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन डिसजंक्शन, यानी प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगी। तो जब प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगी तो किसी बॉडी पार्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, किसी आप कह सकते हैं डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि फर्क आएगा नेक्स्ट जनरेशन पे, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन के सेल्स बना रहे हैं। तो अगर वो सेल्स प्रॉपर नहीं बनेंगे, क्रोमोसोम का नंबर प्रॉपर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, इसमें दो सिचुएशंस हैं, या तो 46 से कम होके 45 क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या फिर एक एडिशन हो जाता है क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सिस्टर क्रोमेटिड के सेपरेशन की वजह से, तो फिर 47 क्रोमोसोम भी बन जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। कैसे? अब हमारे पास दो पेयर हैं, मेल फीमेल। मेल में 46 क्रोमोसोम के गैमीट मदर सेल ने मियोसिस की और 23 क्रोमोसोम वाला एक प्रॉपर जो है वो स्पर्म सेल बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ 46 क्रोमोसोम मदर सेल्स में मौजूद थे, फीमेल में उसने मियोसिस की, और जो यहाँ पे एग सेल बना है, जो हैप्लॉइड सेल बना है, वहाँ पे डिसजंक्शन प्रॉपर नहीं हुई, यानी नॉन डिसजंक्शन हो गई है, प्रॉपरली सेपरेशन नहीं हुई। दैट्स व्हाई इट हैज़ 22 क्रोमोसोम। ठीक है, दो सेल्स बनेंगे इसमें, एक में 24 चले जाएंगे और एक में 22 आ जाएंगे। ठीक है, सो 22 क्रोमोसोम जब 23 क्रोमोसोम वाले स्पर्म सेल के साथ फ्यूज करेगा, तो ये एग और स्पर्म मिलके जो जाइगोट बनाएंगे, दैट विल हैव 45 क्रोमोसोम। और 45 जो है वो एक एबनॉर्मल नंबर है, 46 इज अ नॉर्मल नंबर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं कि 46 क्रोमोसोम के मेल मदर सेल ने मियोसिस की और 24, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मेल सेल में ऐसा हो गया है कि वो स्पर्म जिसके पास, एक तरफ इसमें भी ऐसे होगा, एक तरफ 22 क्रोमोसोम वाला सेल बन जाएगा और एक तरफ 24 क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल जो है वो बन जाएगा। और अब अल्लाह की कुदरत ये है कि इतने लाखों करोड़ों स्पर्म्स में से वो स्पर्म्स जो है वो रिएक्ट कर जाए, फ्यूज कर जाए एग के साथ, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 24 है। ठीक है, सो इसमें भी एबनॉर्मेलिटी आएगी। फीमेल सेल में 46 क्रोमोसोम ने मियोसिस की और 23 एक नॉर्मल एग सेल बना दिया। लेकिन अब चूंकि एग सेल नॉर्मल होने के साथ साथ जो स्पर्म सेल है वो एबनॉर्मल नंबर रख रहा है, तो इनकी फ्यूजन से जो जाइगोट सामने आएगा, दैट विल हैव 47 क्रोमोसोम। ठीक है, सो 45 क्रोमोसोम या 47 क्रोमोसोम ये दोनों एबनॉर्मल नंबर हैं। इसमें या तो प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है, समटाइम ड्यूरिंग डेवलपमेंट डेथ हो जाती है न्यूबॉर्न बेबी की, या फिर जो है अगर उसकी बर्थ हो जाए तो फिर वो प्रॉपरली जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जिनको हम एबनॉर्मल चाइल्ड या फिर स्पेशल चाइल्ड में कंसिडर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर ही मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सो ये सारा काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मियोसिस के प्रॉपर ना होने की वजह से हुआ है। या तो मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में मसला हुआ, या फिर मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में मसला हुआ, यानी सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम या सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रॉपर नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। और इस नॉन डिसजंक्शन का उस ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि उसकी आने वाली अगली नस्ल पे इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।